चलिएगा, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे द ब्रह्म समाज या ब्रह्म समाज के बारे में। और इसको इस्टेब्लिश किया था, इसकी स्थापना की गई थी अगस्त 1828 में। तो सबसे पहली बात अगर पूछी जाए कि ब्रह्म समाज को कब फाउंड किया गया था, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा अगस्त 1828। अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज नामक संस्था की स्थापना की थी। इनिशियली अगर बात की जाए तो राजा राम मोहन राय फाउंडेड ब्रह्म सभा, उन्होंने क्या ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, ब्रह्म सभा। लेकिन इट वॉज लेटर रिनेम्ड एज ब्रह्म समाज। तो बाद में इस ब्रह्म सभा को किस नाम से जाना जाने लगा था, ब्रह्म समाज के नाम से। यानी इनिशियली इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था ब्रह्म सभा, बट लेटर इट रिनेम्ड एज ब्रह्म समाज। लेकिन बाद में ये किस नाम से जाना गया ये संस्थान या ये ऑर्गेनाइजेशन, तो आप बोलेंगे ब्रह्म समाज। ठीक है, अब देखिए इसको बनाने के पीछे पर्पस क्या था, इसको बनाने के पीछे का टारगेट क्या था। तो आप लोग राजा राममोहन राय के बेसिक टारगेट या लक्ष्य को तो समझ ही चुके हैं। मूल लक्ष्य उनका यह है कि हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों को समाप्त किया जाए। मोनोथिज्म यानी एकेश्वरवाद पर इन्होंने काफी जोर दिया है। मॉडर्न एजुकेशन यानी आधुनिक शिक्षा या वेस्टर्न एजुकेशन पश्चिमी शिक्षा, ठीक है, साइंटिफिक अप्रोच के ऊपर उन्होंने फोकस किया है। तो अगर उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन या ब्रह्म समाज की अगर स्थापना की है तो बेसिकली टारगेट ये है कि ये अपने आइडियाज को, अपने मिशन को इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहते हैं, उसे एक नाम देना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या है टारगेट, टू इंस्टीट्यूशनलाइजेशन या टू इंस्टीट्यूशनलाइज हिज आइडियाज एंड मिशन। ठीक है, तो अपने आइडियाज को, अपने मिशन को क्या करना, इंस्टीट्यूशनलाइज करना। ठीक है, इंस्टीट्यूशनलाइज हिज आइडियाज एंड मिशन। ठीक है, तो राजा राममोहन राय के जो आइडियाज थे, उनके जो मिशन थे, उनको इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए, उनको एक संस्था के रूप में जानने के लिए उन्होंने इस ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और उनके आइडियाज और उनके मिशन क्या थे वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना, ये एक प्रकार से धर्म नहीं है, ब्रह्म समाज एक धर्म नहीं है, हिंदू धर्म के अंतर्गत ही आने वाला एक क्या है, समाज, एक वर्ग के रूप में जाना जाता है। एक पर्टिकुलर ग्रुप बना लिया है, ठीक है, जैसे ग्रुप बन जाते हैं ना, जैसे समूह बन जाते हैं लोगों के, वैसे ही ब्रह्म समाज है। ठीक है, हिंदू धर्म के ही लोगों ने इस समाज को अपनाया है, हिंदू धर्म के ही लोगों ने इसमें अपनी ज्वाइनिंग की है, अपनी मेंबरशिप ली है। ठीक है, तो इसे इस तरह से समझें जैसे आज के समय भी कई सारे ऐसे साधु संत हैं, कई सारे ऐसे धर्म प्रचार या ऐसे इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं जो अपने ही सिद्धांत बना लेते हैं, अपने ही ग्रुप बना लेते हैं और लोग उनमें जुड़ते जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई सारे साधु संत, बाबा, गुरु आज के समय भी चल रहे हैं। तो यहाँ पे ना ब्रह्म समाज जो इन्होंने स्थापित किया, तो ये कोई धर्म नहीं था, ये हिंदू धर्म के अंदर ही बना हुआ एक ग्रुप था, एक समूह था, जिसमें हिंदू धर्म के ही लोग उसमें शामिल होते थे, समाहित होते थे। लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ आइडियाज, कुछ रिचुअल्स इसमें डिफरेंट थे। ठीक है ना, हिंदू धर्म से थोड़े से अलग थे, क्योंकि जो हिंदू धर्म की जो बुराइयां थी उन्हें अब इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, उनके खिलाफ यहाँ पे बात की जा रही है, प्रश्न उठाए जा रहे हैं, क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पर्पस आप लोग समझ गए, टू इंस्टीट्यूशनलाइज हिज आइडियाज एंड मिशन। अब यहाँ पे ना थोड़ी सी डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं। जो भी व्यक्ति ब्रह्म समाज की मेंबरशिप ले लेता है, इट मींस कि वो ब्रह्म समाज ही बन चुका है, वो ब्रह्म समाज का एक सदस्य बन चुका है। इफ ही टुक द मेंबरशिप ऑफ ब्रह्म समाज। अब देखिए यहाँ पे वर्शिप के यानी पूजा के जो तरीके थे, ठीक है, पूजा पाठ के जो तरीके थे उसको अगर हम समझने की कोशिश करें, द फॉर्म ऑफ वर्शिप, तो पूजा किस तरह से की जाती थी, वर्शिप किस तरह से की जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हमने पढ़ा है कि आइडियल वर्शिप के क्या है, विरोधी हैं। ठीक है, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा या बहु ईश्वरवाद के समर्थक बिल्कुल भी नहीं थे। तो यहाँ पे क्या होता था, सबसे पहले जब पूजा होती है या पूजा की जो परंपरा है उसमें सबसे पहले की जाती है प्रेयर। क्या की जाती है, प्रेयर, इट मींस प्रार्थना की जाती है। तो सबसे पहला काम होता है प्रार्थना करना। ठीक है, प्रार्थना करना। सेकंड नंबर पे आपको क्या करना होगा, सेकंड नंबर पे आपको मेडिटेशन करना होगा, इट मींस ध्यान लगाना होगा। तो सबसे पहले प्रेयर करनी है, फिर मेडिटेशन यानी ध्यान करना है, एंड
रीडिंग ऑफ द उपनिषद, और तीसरे नंबर पे आपको उपनिषदों को पढ़ना है। तो इस प्रोसीजर के तहत आप वर्शिप करते हैं कहाँ पे, ब्रह्म समाज में। तो ब्रह्म समाज में वर्शिप की जो प्रोसीजर है, जो परंपरा है, वो ये है कि पहले तो आपको प्रेयर करना है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है, और फिर जो उपनिषद है उन्हें क्या करना है, रीड करना है, उपनिषदों को पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज मैंने आप लोगों को बताई कि जो सिस्टम है वर्शिप का वो क्या है। अब ऐसी चीजें जो इस समाज में अलाउ नहीं की गई थी, ऐसी चीजें जिन्हें शामिल नहीं किया गया था, ठीक है, थिंग्स नॉट अलाउड। तो ऑब्वियसली ये चीजें अब आप लोगों को क्लियर है कि ब्रह्म समाज में किन बातों को शामिल नहीं किया जाएगा। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो हिंदू धर्म की कुरीतियां या अंधविश्वास थे उन्हें ऑब्वियसली शामिल नहीं करेंगे, वो मैं बता चुका हूँ। इट मीन्स कि सबसे पहले ग्रेवन इमेज, ग्रेवन इमेज का मतलब होता है कि ऐसे लोग जिनकी डेथ हो चुकी है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी फोटोज को, उनकी पिक्स को आपको नहीं रखना है, उनकी पूजा नहीं करना, ठीक है। तो ऐसे लोग जिनकी डेथ हो चुकी है उनकी फोटो की पूजा करने पर यहाँ पे प्रतिबंध है। इसके अलावा स्टेच्यू वर्शिप, इट मीन्स आइडोलेट्री या मूर्ति पूजा का विरोध किया है। स्कल्पचर वर्शिप का विरोध किया है। कार्विंग, पेंटिंग, पिक्चर, पोर्ट्रेट एक्सेट्रा, इन सारी चीजों का विरोध किया है, या ये सारी चीजों को अलाउ नहीं किया गया है कहां पर, ब्रह्म समाज में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एजेंडा की बात करें तो एजेंडा क्या है इस ब्रह्म समाज का, ठीक है। इस चीज को समझना आप लोगों के लिए काफी जरूरी है। आखिर ब्रह्म समाज का बेसिक एजेंडा क्या था, क्या ये एक नया रिलीजन था, क्या ये एक नया धर्म था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेसिक टारगेट या बेसिक एजेंडा ऑफ द ब्रह्म समाज इज द प्यूरिफाई ऑफ हिंदुइज्म। क्या करना, प्यूरिफाई करना। हिंदुइज्म को या हिंदू धर्म को क्या करना, प्यूरिफाई करना। और दूसरा टारगेट है टू प्रीच मोनोथिज्म। मोनोथिज्म को क्या करना है, प्रचारित करना है, एक ईश्वरवाद का प्रचार करना है, ठीक है। मोनोथिज्म का क्या करना है, प्रचार करना है। इट मींस एकेश्वरवाद का प्रचार करना है, प्रमोट या टू प्रीच मोनोथिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को एजेंडा क्लियर हो गया है, टारगेट क्लियर हो गया ब्रह्म समाज का। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि ब्रह्म समाज वाज फाउंडेड इन अगस्त 1828 बाय द राजा राम मोहन राय। अब इस पर्टिकुलर ग्रुप को हम इनिशियल लेवल पर किस नाम से जानते थे, तो ब्रह्म सभा के नाम से, और बाद में इसे रिनेम किया गया था एज अ ब्रह्म समाज। और ये कोई धर्म नहीं है, ये हिंदू धर्म के अंदर ही बनने वाला एक ग्रुप है। इसका बेसिक टारगेट या बेसिक पर्पस क्या है, टू इंस्टीट्यूशनलाइज हिज आइडियाज एंड मिशन। किसके आइडियाज, किसके मिशन, राजा राम मोहन राय के आइडियाज और उनके मिशन को इंस्टीट्यूशनलाइज करना, उनको एक नाम देना। एजेंडा है प्यूरिफाई ऑफ हिंदुइज्म एंड प्रीचिंग और प्रमोटिंग मोनोथिज्म, यानी एकेश्वरवाद को प्रचारित करना, उसका संदेश देना। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फीचर्स ऑफ द ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज की क्या प्रॉपर्टीज थी, ब्रह्म समाज की क्या विशेषताएं थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं फीचर। ब्रह्म समाज के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की या मुख्य गुणों की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहला, इट डिनाउंस्ड पॉलीथिज्म, इट डिनाउंस पॉलीथिज्म एंड आइडियल वर्शिप, ठीक है। तो यहां पे फोकस किया गया है किसे, मोनोथिज्म को। तो ऑब्वियसली कि यहाँ पे पॉलीथिज्म का विरोध किया। पॉलीथिज्म का मतलब बहु ईश्वरवाद, कई सारे देवताओं की पूजा पाठ करने पर यहाँ पे क्या है, रोक लगी है, यहाँ पे प्रतिबंध लगा है। और जो मूर्ति पूजा होती है, जो आइडल वर्शिप होती है, उस पर भी रोक लगी है। तो पहला पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बताया है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं, मैं खाली आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि इट डिनाउंस्ड पॉलीथिज्म एंड आइडल वर्शिप। यहाँ पे बहु ईश्वरवाद और मूर्ति पूजा का क्या किया गया है, विरोध किया गया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, दूसरी हम विशेषता देखते हैं, दूसरा हम फीचर देखते हैं, दैट इट डिस्कार्डेड फेथ इन डिवाइन अवतार एज इनकारनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात बोली गई है कि इन्होंने इस बात का विरोध किया है या इस बात को स्वीकार करने से मना कर दिया है कि अवतार होते हैं, ठीक है ना।
इनकारनेशन होता है या फिर अवतार होता है। ठीक है, देवताओं का अवतार होता है, या इस तरह से जो अवतार का जो कॉन्सेप्ट हिंदू धर्म में हम देखते हैं, जैसे विष्णु जी का अवतार हुआ है, शंकर जी का अवतार हुआ है, या अलग अलग देवी देवताओं का जो अवतार होता है, ठीक है ना। तो ये जो अवतार का जो कॉन्सेप्ट है इसको इन्होंने मानने से इनकार कर दिया है। इट डिस्कार्डेड फेथ इन डिवाइन अवतार। तो जो देवताओं के जो अवतार हैं उनको मानने से इन्होंने इनकार किया, या उस प्रिंसिपल पर इनका विश्वास नहीं है। ठीक है, तीसरी विशेषता यह है, इट डिनाइड दैट एनी स्क्रिप्चर कुड एंजॉय द स्टेटस ऑफ अल्टीमेट अथॉरिटी ट्रांसकेंडिंग ह्यूमन रीजन एंड कंसाइंस। तो यहाँ पे इस तीसरे फीचर का मतलब यह है कि इन्होंने इस बात से साफ तौर पे इनकार कर दिया है, इस बात को मानने से इनकार कर दिया है कि किसी भी शास्त्र के द्वारा, किसी भी धर्म ग्रंथ के द्वारा या किसी भी धर्म के द्वारा एक व्यक्ति की जो अंतरात्मा है, एक व्यक्ति के जो अधिकार हैं, ठीक है ना, उन पर कब्जा नहीं किया जा सकता है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस धर्म में या इस समाज में साफ तौर पर यह बोला गया है कि कोई भी शास्त्र या कोई भी धर्म व्यक्ति की अंतरात्मा या व्यक्ति के अधिकारों से बड़ा नहीं है, या उनको वो लोप नहीं कर सकता, उनको वो समाप्त नहीं कर सकता। एक बार फिर से पढ़ देता हूं। इट डिनाइड दैट एनी स्क्रिप्चर कुड एंजॉय द स्टेटस ऑफ अल्टीमेट अथॉरिटी ट्रांसकेंडिंग ह्यूमन रीजन एंड कंसाइंस। ठीक है, अगला जो फीचर है उसकी बात करते हैं, 4th नंबर की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इट टुक नो डेफिनाइट स्टैंड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ कर्म एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। ठीक है, तो ये एक चीज आप लोग समझें कि इन्होंने भी इस बात पर कोई भी स्टैंड नहीं लिया है, कोई भी अपना पक्ष नहीं लिया है। किस बात पर? कि पुनर्जन्म होता है, ठीक है ना, आत्मा का जो जन्म है, जन्म के बाद जो पुनर्जन्म है, इस सिद्धांत पर अपना कोई भी, इस प्रिंसिपल पर अपना कोई भी स्टैंड नहीं लिया है। और साथ ही कर्म का जो सिद्धांत है, कर्म की जो प्रिंसिपल है, उस पर भी इन्होंने कोई भी अपना फोकस नहीं किया है। ठीक है ना, जब हम बुद्धिज्म की बात करते हैं, जब हम बुद्ध धर्म की बात करते हैं, तो गौतम बुद्ध से भी जब इस बात पर प्रश्न पूछा गया था, जब इस मुद्दे पर पूछा गया था कि जन्म या पुनर्जन्म के बारे में, तो उन्होंने भी इस पर कोई स्टैंड नहीं लिया था। ठीक है, हालांकि अगर हम बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्धिज्म में पुनर्जन्म का कंसेप्ट चलता है, पुनर्जन्म की चीजें हम देखने को मिलती है। ठीक है, बट जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने इस मुद्दे पर कोई भी अपना आंसर नहीं दिया था। एज इट इज चीज आप लोग यहाँ पे देखें तो कर्म और साथ ही रीवर्थ या जो पुनर्जन्म है उस मुद्दे पर, या ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल यानी आत्मा का पुनर्जन्म होता। आत्मा का मतलब आप समझें कि आत्मा को हिंदू रिलीजन में एनर्जी के रूप में कंसीडर किया गया है। आत्मा एक ऊर्जा है या पीसेस ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जो सेपरेट होती है, जो निकलती है, जो स्प्रेड होती है कहां से? फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, तो एक बड़े अमाउंट में जो एनर्जी का समूह है, जो ऊर्जा का एक समूह है, दैट इज कंसीडर एज परमात्मा। तो जो परमात्मा है, जो परमात्मा है, उसी के अंदर से निकलती है छोटी छोटी पीसेस ऑफ एनर्जी, दैट इज कंसीडर एज आत्मा या आत्मन। ठीक है, संस्कृत में बोलते आत्मन। तो परमात्मा में से निकलती है आत्मा, ठीक है, और आत्मा इज कंसीडर एज द एनर्जी एंड दिस स्मॉल पीस ऑफ एनर्जी इज एंटरिंग इन दी संसार। और ये जो स्मॉल पीस ऑफ एनर्जी है एंटर करती है किसमें? संसार में। संसार का मतलब होता है कि ये जो पूरी दुनिया है यही संसार है। और फिर ये जो आत्मा है ये एंटर करती है अलग अलग स्पीसीज में, पृथ्वी पर अलग अलग जीव जंतुओं के अंदर ये आत्मा एंटर करती है और उसमें एनर्जी आती है, उसमें जीवन आता है, और फिर एक साइकिल शुरू हो जाता है जन्म मृत्यु का। ठीक है, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ का एक सर्किल शुरू हो जाता है, और ये जो आत्मा है ये इस संसार के अंदर फंस जाती है। ठीक है, अब ये जो आत्मा इस संसार के अंदर फंस गई है, इट मीन्स कि आत्मा का जन्म हो रहा है, फिर आत्मा की मृत्यु हो रही है, फिर आत्मा का पुनर्जन्म हो रहा है, फिर आत्मा की मृत्यु हो रही है। तो जन्म पुनर्जन्म, जन्म पुनर्जन्म, आत्मा से एक व्यक्ति से दूसरी, एक जीव से दूसरे जीव में आत्मा भटक रही है। ठीक है, यहां से देखिए अब ये जो आत्मा है ना, इसका टारगेट क्या है, इसका बेसिक लक्ष्य क्या है? तो आत्मा का लक्ष्य ये है कि वो यहां से निकलकर परमात्मा में वापस मिल जाए।
ठीक है, इसे ही कंसिडर किया जाता है मोक्ष के रूप में। ठीक है, मोक्ष की जो प्राप्ति होती है उसका मतलब है कि हमारी जो आत्मा है वो यहाँ से निकलकर कहाँ चली जाए, परमात्मा के पास चली जाए या परमात्मा में विलीन हो जाए। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझे। अब ये जो ब्रह्म समाज है उन्होंने इस कंसेप्ट पर, इस मुद्दे पर, इस प्रिंसिपल पर अपना कोई भी स्टैंड नहीं लिया है, अपनी कोई भी बात नहीं बताई है। ठीक है, इन्होंने इस मुद्दे को जो ब्रह्म समाज के सदस्य थे उन्हीं पर छोड़ दिया है कि वो जैसा चाहे वैसा मान सकते हैं। ठीक है, इफ दे वांट्स टू बिलीव ऑन द कर्मा एंड द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल देन दे कैन डू। ठीक है, इफ दे डोंट वांट टू बिलीव देन दे हैव आल्सो दे हैव आल्सो द चॉइस। ठीक है, तो उनके पास अपनी चॉइस है, अगर वो चाहे तो माने, ना चाहे तो ना माने। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोई भी स्टैंड इस मुद्दे पर इन्होंने नहीं लिया। इट क्रिटिसाइज्ड द कास्ट सिस्टम। 5वें नंबर पे मैं आपको बता दूं, ये विशेषता है कि इन्होंने कास्ट सिस्टम यानी जाति प्रथा या जातिवाद पर क्या किया है, जातिवाद को मानने से इनकार कर दिया है या उसे क्रिटिसाइज किया है, किसी प्रकार के जातिवाद को मानने से मना कर दिया। ऑब्वियसली इंडिया में जातिवाद काफी बड़े स्तर पर चलता था। ठीक है, जातिवाद देखा गया था इंडिया में, और आज भी इंडिया में जातिवाद चलता है। ठीक है, तो इन्होंने जातिवाद पर कड़ा प्रहार किया या जातिवाद को क्रिटिसाइज किया है। 6ठे नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि राजा राममोहन राय डिड नॉट वांट टू एस्टेब्लिश अ न्यू रिलीजन। इट मींस कि ब्रह्म समाज इज नॉट कंसिडर एज अ रिलीजन। ठीक है, राजा राममोहन राय कभी भी एक नया धर्म नहीं चलाना चाह रहे थे। ठीक है ना, तो ये भी एक फीचर है, ये भी एक सिद्धांत है दैट ब्रह्म समाज इज नॉट अ रिलीजन। ब्रह्म समाज कोई भी धर्म नहीं है, बिकॉज राजा राममोहन राय इज नॉट वांट टू एस्टेब्लिश अ न्यू रिलीजन। वो सिर्फ प्यूरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिर्फ हिंदू धर्म में जो व्याप्त बुराइयां हैं उन्हें समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अगली जो फीचर है वो ये है कि he only purify Hinduism of the evil practices। ठीक है, तो वो सिर्फ हिंदू धर्म को शुद्ध करना चाहते हैं, जो बुराइयां हैं, जो बुरी प्रैक्टिसेस हैं, जो इविल प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है, तो उन चीजों से समाप्त करना चाहते हैं, उन चीजों से हिंदू धर्म को शुद्ध करना चाहते हैं। ठीक है, राजा राममोहन रॉय's progressive ideas met with strong opposition from orthodox elements like राजा राधाकांत देव। तो अब देखिएगा कि एक तरह से अगर देखा जाए, ऑब्वियसली आप ये सोचें कि राजा राममोहन राय उन परंपराओं के खिलाफ खड़े हैं, उन प्रैक्टिसेस के खिलाफ खड़े हैं जो कई वर्षों से चली आ रही हैं, जो कई समय से चली आ रही हैं, जो एक धर्म के लोगों के द्वारा अपना ली गई है। तो ऑब्वियसली जब अगर वो उन चीजों का विरोध करेंगे तो जो कट्टर लोग हैं, जो ऑर्थोडॉक्स ग्रुप के लोग हैं, वो ऑब्वियसली कि उनका विरोध करने जरूर आएंगे। ठीक है, ऑब्वियसली। और हिंदू धर्म की जो परंपराएं थी उनका विरोध यहाँ पे राजा राममोहन राय कर रहे थे, तो उनके खिलाफ तो कई सारे लोग खड़े हुए थे, और इवन उनकी जो खुद की फैमिली के लोग थे वो भी उनका सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो काफी कम लोग थे जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कई बड़े बड़े लोगों ने उनका अपोनेंट करना शुरू किया, और इसी में एक नाम आता है राधाकांत देव। ठीक है, तो राजा राधाकांत देव नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने राजा राममोहन राय को अपोज करना शुरू किया, उनके खिलाफ कदम उठाने शुरू किए, और उन्होंने भी जैसे ब्रह्म समाज थी उसी प्रकार ब्रह्म समाज के समक्ष, उसी के पैरेलल एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, एक नई संस्था बनाई थी जिसका नाम था धर्म सभा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया कि राजा राममोहन रॉय's progressive ideas met with strong opponents from orthodox elements like राजा राधाकांत देव who organized the धर्म सभा to counter ब्रह्म समाज प्रोपोगेंडा। तो ब्रह्म समाज का जो प्रोपोगेंडा था, ब्रह्म समाज की जो आइडियाज थे, उनके खिलाफ लड़ाई करने के लिए, उनके खिलाफ उनको काउंटर करने के लिए इन्होंने भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था धर्म सभा। किसने? राजा राधाकांत देव ने। ठीक है ना, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे ब्रह्म समाज के बारे में। हम डिस्कस कर चुके हैं ब्रह्म समाज कब बना था, ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन थे, उस ब्रह्म समाज के क्या पर्पस थे, क्या एजेंडा था, और क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, उसके बारे में डिस्कस किया। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि राजा राममोहन राय ने
सामाजिक सुधार के लिए किस तरह से प्रयत्न किए हैं, उनके क्या एफर्ट्स रहे। ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द राजा राममोहन रॉय's एफर्ट्स एट द सोशल रिफॉर्म्स। तो सोशल रिफॉर्म्स या सामाजिक सुधार के लिए राजा राममोहन राय के द्वारा किए गए सुधारों की हम बात करेंगे। यहाँ पे अभी तक हमने किया है क्या डिस्कशन, राजा राममोहन राय के द्वारा जो वर्क्स किए गए, जो कार्य किए गए, जैसे कि उन्होंने कई बुक्स लिखी थी, तो हमने उनकी 2 बुक्स के बारे में डिस्कस किया, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट एंड परसेप्ट्स ऑफ जीसस। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा कि उन्होंने 1814 में आत्मीय सभा नामक एक समूह बनाया था और उसका टारगेट ये था कि उनके जो आइडियाज हैं या उनका जो मोनोथिज्म का जो बेसिक टारगेट है उसे पूरा किया जा सके। इसके अलावा ब्रह्म समाज उन्हें फाउंड किया अपने आइडियाज को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए। अब हम कुछ उनके द्वारा सोशल रिफॉर्म्स जो किए गए हैं उस मुद्दे पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, राजा राममोहन राय के द्वारा किए गए कुछ सोशल रिफॉर्म्स, जिसमें सती प्रथा और महिलाओं की जो स्थिति थी उसके खिलाफ जो उसको सुधारने के लिए जो उन्होंने कदम उठाए हैं, ठीक है ना, वो सारी चीजों के ऊपर आप डिस्कस करेंगे। चलिएगा, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे एफर्ट्स एट सोशल रिफॉर्म्स, सामाजिक सुधार के लिए जो प्रयत्न किए थे राजा राममोहन राय ने, उन एफर्ट्स के बारे में, उन रिफॉर्म्स के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा फेमस या सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है सती प्रथा के विरोध में जो इन्होंने आंदोलन किए हैं, जो इन्होंने मूवमेंट किए। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे, देखिए हम यहाँ पे कई सारी मुद्दों पर डिस्कस करेंगे कि इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स में जो जो भी प्रयत्न किए हैं, जिन जिन सेक्टर्स में इन्होंने काम किया है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे हम बात कर रहे हैं सती प्रथा के विरोध में जो इन्होंने मूवमेंट किया, यानी कि अगेंस्ट सती सिस्टम। या सती ट्रेडिशन। सती ट्रेडिशन, सती प्रथा के खिलाफ जो इनके मूवमेंट हुए, जो इन्होंने कार्य किया, उसको डिस्कस करते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले तो सती प्रथा के खिलाफ जो इन्होंने आंदोलन शुरू किया, ये 1818 से शुरू किया, 1818 से शुरू किया। ठीक है, ही स्टार्टेड हिज एंटी सती स्ट्रगल इन 1818। इन्होंने एंटी सती स्ट्रगल या संघर्ष शुरू किया था 1818 से। एंड ही रेफर sacred text to prove his contention that no religion sanction the burning alive of widow। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि इन्होंने जो सती प्रथा के खिलाफ संघर्ष शुरू किया है, आंदोलन शुरू किया है, इसमें इन्होंने इस बात को मेंशन किया, इस बात को रेफर किया है, अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए इन्होंने सहारा लिया है हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों का, और उसके माध्यम से पब्लिक को या जनता को ये बताने की कोशिश की है कि हिंदू धर्म के किसी भी धार्मिक ग्रंथ में इस प्रथा के बारे में कहीं डिस्कशन नहीं मिलता है, और हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं वो इस प्रथा का विरोध करते हैं। ठीक है, वैसे तो हिंदू धर्म में कहीं पे भी अगर हम धार्मिक ग्रंथों की बात करें, देखिए सती प्रथा के बारे में जो एविडेंस है वो गुप्त पीरियड में मिलते हैं। ठीक है, गुप्त काल में जब हम एरन अभिलेख की बात करते हैं, जब हम एरन पिल्लर की बात करते हैं, जो स्कंदगुप्त से भानुगुप्त से संबंधित था, उस समय पर हमें जानकारी मिलती है। ठीक है ना, सॉरी स्कंदगुप्त से रिलेटेड। अब वहां पे सती प्रथा के एविडेंस मिलते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए, अपनी बात को सही ठहराने के लिए किस चीज को रेफर किया, किस बात का सहारा लिया, कि इन्होंने पब्लिक को या जनता को हिंदू धर्म के ग्रंथों के बारे में बताया। किसी भी धार्मिक ग्रंथ में, किसी भी प्राचीन ग्रंथ में इस सिस्टम, इस प्रथा के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, या इसको लेकर हिंदू धर्म की ग्रंथों के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता। ठीक है, तो अगेन पढ़ देता हूं मैं, ही रेफर सेक्रेड टेक्स्ट टू प्रूव हिज कंटेंशन दैट नो रिलीजन सैंक्शनड द बर्निंग अलाइव ऑफ विडो। तो किसी भी ग्रंथ में एक विधवा को जिंदा जलाने की जो प्रथा है उसके बारे में कहीं पर भी डिस्कशन नहीं मिलता। अच्छा, यहाँ पे अगर किसी को अगर डाउट हो सती के बारे में, तो ये मैं ये मान के चल रहा हूं कि इसके बारे में सभी को पता होगा, फिर भी अगर किसी को जानकारी नहीं है तो मैं बता दूं कि इंडिया में 1829 के पहले भारत के हिंदू धर्म में ये परंपरा चलती थी कि यदि किसी हस्बैंड या वाइफ जो विवाहित दंपत्ति हैं, जो मैरिड कपल है, उसमें यदि हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती थी, यदि पति की अगर मृत्यु हो जाती थी, तो उसकी जो पत्नी है वो उसकी चिता के साथ ही जिंदा
उसके साथ ही वो जो जिंदा जल जाया करती थी और उसके साथ मृत्यु हो जाती थी। ठीक है, तो पत्नी भी जिंदा ही क्या होती थी, चिता पर लेट जाती थी। दैट सिस्टम, दैट ट्रेडिशन इज नोन एज सती। ठीक है ना। और सती के बारे में सबसे पहले एविडेंस हमें मिलता है गुप्त पीरियड में, गुप्त काल में पहली बार जानकारी मिलती है, पहली बार एक स्टोरी पता चलती है सती के बारे में। ठीक है, तो ये प्रथा चलती थी भारत में, ये कुरीति थी, ये काफी भयंकर या काफी बुरी परंपरा थी, जिसके खिलाफ 1829 में कानून बना। लेकिन उसके लिए संघर्ष किसने किया है, उसके लिए स्ट्रगल किसने किया है, तो वो किया है राजा राममोहन राय ने। ठीक है ना। तो भारत के पुनर्जागरण के हम अग्रदूत इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ये काम करने शुरू किए। ठीक है, अब देखिए इन्होंने ये काम शुरू किया 1818 में, और किस बात को का हवाला दिया कि हिंदू धर्म ग्रंथों में कहीं पर भी इस प्रथा के बारे में उल्लेख नहीं मिलता है, या कोई भी धार्मिक ग्रंथ इसे सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, ही ऑल्सो विजिटेड द क्रिमिनेशन ग्राउंड्स, ऑर्गेनाइज्ड विजिलेंस ग्रुप एंड फाइल्ड काउंटर पिटीशन टू द गवर्नमेंट ड्यूरिंग हिज स्ट्रगल अगेंस्ट सती। तो ये क्या इन्होंने अपने स्ट्रगल के दौरान, अपने इस संघर्ष के दौरान, जब वो सती प्रथा का विरोध कर रहे थे, तो उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल किया, किस तरह से इन्होंने कदम उठाए सती प्रथा को रोकने के लिए। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये क्या करते थे, जैसे ही जो शमशान वगैरह थे कलकत्ता में, कलकत्ता के जो शमशान थे, जो क्रिमिनेशन ग्राउंड्स थे, ये वहां पर जाया करते थे। ठीक है, ये कलकत्ता के शमशानों में जाते और विधवाओं के रिश्तेदारों से उनके आत्मदाह के कार्यक्रम को त्याग करने के लिए समझाते। ठीक है, तो ये किसे समझाते हैं, ये जो विधवाओं के फैमिली के लोग थे, जो फैमिली मेंबर्स थे, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, उन्हें बुझाने की कोशिश करते हैं कि आपको ये अमानवीय कृत्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए इन्होंने समान विचार वाले लोगों को संगठित किया, जो इन कृत्यों पर कड़ी निगाह रखते थे और विधवाओं को सती होने के लिए मजबूर करने की हर कोशिश को रोकते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने उन लोगों को इकट्ठा किया जो इनकी आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं, इनकी विचारधारा में विश्वास करते हैं, और उन लोगों को ये ड्यूटी दी गई थी कि वो एक प्रकार से क्या करेंगे, वो एक प्रकार से कड़ी निगाह रखेंगे कि कहीं पर भी किसी भी लेडी का या किसी भी विडो को सती नहीं किया जाए। ठीक है ना, और हर कोशिश ये करेंगे कि किसी भी तरह से सती होने से रोकना है। ठीक है, तो जब ये इस संघर्ष में स्ट्रगल जब इनको ये कर रहे थे, तो इन्हें सक्सेस भी मिली, इन्हें सफलता भी मिली, और इसके लिए काफी टाइम लगा। और 1829 में सती प्रथा को गैरकानूनी डिक्लेयर किया गया। ठीक है, लेकिन जब भारत के गवर्नर जनरल, या हम बोले बंगाल के गवर्नर जनरल, क्योंकि उस समय तक बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल ही कहा जाता था, हालांकि 1833 के चार्टर एक्ट के बाद उन्हें इंडिया का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उस समय पर बंगाल में जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। और जब विलियम बेंटिक को जानकारी मिली और उन्हें पता चला कि राजा राममोहन राय इतना बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, और राजा राममोहन राय के समर्थन से और उनके सपोर्ट से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने तय किया कि इस प्रथा को खत्म करना है, इसके खिलाफ कानून बनाना है। तो जब उन्होंने तय कर लिया, तब जो हिंदू रूढ़िवादी थे, जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स थे, तो हिंदू धर्म के जो कट्टर लोगों का जो ग्रुप था, जो समूह था, उन्होंने ब्रिटिश संसद में एक याचिका लगाई, और उस याचिका में उन्होंने ये बात कही कि बेंटिक, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, जो सती प्रथा के खिलाफ कार्यवाही कर रहा है, इस कार्यवाही को रोक दिया जाए। इट मींस कि आप लोग ये समझें कि जो ऑर्थोडॉक्स थे, जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे, जो कट्टर हिंदू थे, वो एक याचिका लगा रहे हैं ब्रिटेन की पार्लियामेंट में या संसद में, एक याचिका, एक पिटीशन फाइल कर रहे हैं कि बेंटिक की इस एक्टिविटी पर रोक लगाई जाए। विलियम बेंटिक जो बंद कर रहा है, जो प्रोहिबिट कर रहा है सती सिस्टम को, उस पर रोक लगाई जाए। ठीक है, इट मींस कि आप ये समझें कि आप कितने किस स्तर के लोग थे, आप किस सिस्टम के लोग थे। मतलब हम ये सोच नहीं सकते हैं कि अच्छा आप एक जिंदा औरत को, एक जिंदा फीमेल को क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, उसे जिंदा जला रहे हैं, सिर्फ एक ट्रेडिशन के नाम पर, सिर्फ एक परंपरा के नाम पर। तो ये एक मतलब ये तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, ये कितना ज्यादा विभत्स रहा होगा, कितना ज्यादा डरावना रहा होगा। ठीक है ना, और उसके खिलाफ भी लोग याचिका लगाने पहुंच गए हैं, इसके खिलाफ भी ये पिटीशन फाइल करने पहुंच गए। ठीक है, तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं इस अंधविश्वास, इस परंपरा के बारे में। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जब इन लोगों के द्वारा याचिका लगाई जाती है, तो विलियम बेंटिक के समर्थन में, विलियम बेंटिक को सपोर्ट करने के लिए जो राजा राममोहन राय और उनके ग्रुप के जो लोग थे, उनके द्वारा भी एक पिटीशन फाइल की जाती। ठीक है ना, तो यही चीज मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की। और जब ये
देखिए यहाँ पे विलियम बेंटिक को भी काफी सम्मान दिया जाता है इंडिया में। विलियम बेंटिक का ये जो देखिए, विलियम बेंटिक जो था ना वो निडर होकर काम करता रहा, क्योंकि अगर यहाँ पे कट्टर लोगों से अगर वो डर जाता तो वो अपने सपोर्ट अपने इस एक कदम को वापस भी खींच सकता था, क्योंकि ऑब्वियसली जो कट्टर लोग थे उनका डर उसके ऊपर हमेशा था। उनका जो डर था, उनका जो उनकी जो एक्टिविटी थी उस बात का हमेशा भय था, लेकिन वो डरा नहीं, वो धमका नहीं, और उसने इस प्रथा को बंद करने का निर्धारित जो है डिसीजन ले लिया था। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज थी, और इसीलिए विलियम बेंटिक को भी हम सम्मान देते हैं, उसको भी सपोर्ट करते हैं कि उसने इतना महत्वपूर्ण काम किया है, इतना महत्वपूर्ण कदम उठाया। ठीक है, तो हम ओवरऑल अगर बात करें, His efforts were rewarded by government regulation in 1829 which declared the practice of sati a crime। तो 1829 में एक रेगुलेशन बनता है, एक कानून बनता है, और प्रैक्टिस ऑफ सती को क्या कर दिया जाता है, एक क्राइम के रूप में डिक्लेयर कर दिया जाता है, एक अपराध के रूप में डिक्लेयर कर दिया जाता है, और हर उस व्यक्ति को अपराधी माना जाएगा अब जो इस प्रथा में, जो इस एक्टिविटी में क्या कर रहा है, रोल निभा रहा है। तो जो भी लोग उस एक्टिविटी में रोल निभाएंगे, जो भी लोग इस दौरान जाते हैं और मजबूर करते हैं एक फीमेल को सती होने के लिए, वो सभी लोगों को क्या माना जाएगा, क्या कंसीडर किया जाएगा, एक अपराधी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो एफर्ट रहा है राजा राममोहन राय का, जो 1818 से उन्होंने कदम उठाने शुरू किए अगेंस्ट सती ट्रेडिशन, अगेंस्ट सती सिस्टम, और उसमें उन्हें सफलता मिली 1829 में। इट मीन्स आप लोग देख सकते हैं कि 11 ईयर के स्ट्रगल के बाद फाइनली इन्हें सक्सेस मिली, और इंडिया की इस कई हजारों सालों पुरानी परंपरा को इन्होंने बंद कराया। ठीक है, चलिए, और परंपरा क्या कहें हम, तो इसे कुरीति के रूप में बोलेंगे, इसे एक गलत परंपरा के रूप में हम बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरे नंबर पे हम देखते हैं दूसरा जो इनका एफर्ट रहा है वो क्या रहा है। राजा राममोहन राय हमेशा से ही महिलाओं के सपोर्टर्स रहे हैं, महिलाओं के अधिकारों के लिए उन्होंने बात कही है। तो सती प्रथा भी जो है वो महिलाओं के अधिकारों के लिए, महिलाओं की डेवलपमेंट के लिए, उनकी अच्छी स्थिति के लिए ही उन्होंने संघर्ष किया था। दूसरे नंबर पे हम यहाँ पे वही बात करने हैं कि जो इन्होंने एफर्ट्स किए हैं किसके लिए, वुमेन्स राइट्स के लिए। महिलाओं के अधिकारों की अगर हम बात करें, महिलाओं के राइट्स की अगर हम बात करें, तो इन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए क्या कदम उठाए हैं। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो राजा राममोहन राय अटैक्ड ऑन पॉलीगेमी। ठीक है, इंडिया में काफी समय से ना एक प्रथा चलती थी जिसे हम पॉलीगेमी यानी बहु विवाह के रूप में जानते हैं, यानी एक विवाह नहीं, एक से ज्यादा विवाह करना। ठीक है, और पॉलीगेमी का मतलब होता है कि एक मेल के द्वारा कई सारी फीमेल्स से विवाह करना। दो टर्म्स होती हैं, एक पॉलीगेमी और एक पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री का मतलब होता है कि एक जो गर्ल है, एक जो लेडी है, वो कई सारे मेल से विवाह करती है, उसे बोलते हैं पॉलीएंड्री। और एक मेल के द्वारा कई सारी वुमेन या फीमेल से जब विवाह किया जाता है, दैट प्रैक्टिस इज नोन एज द पॉलीगेमी। तो पॉलीगेमी जो इंडिया में प्रोसीजर थी, ऑब्वियसली पॉलीगेमी प्रथा चलती थी। एक मेल जो है वो कई सारी फीमेल्स के साथ विवाह कर सकता था, एक पुरुष कई सारी लेडीज को, कई सारी स्त्रियों के साथ शादी कर सकता था। दैट प्रैक्टिस इज नोन एज पॉलीगेमी, और ये इंडिया में काफी ज्यादा प्रचलन में थी। ठीक है, तो इन्होंने काफी ज्यादा संघर्ष, काफी ज्यादा आंदोलन किया है इस प्रथा के खिलाफ, काफी कड़ा रुख अपनाया है पॉलीगेमी के खिलाफ, यानी बहुविवाह का इन्होंने कट्टर रूप से विरोध किया है। ठीक है, एंड डिग्रेडेड स्टेट ऑफ वुमेन, और जो महिलाओं की अवस्था थी, महिलाओं की जो स्थिति थी, महिलाओं की जो स्टेट थी, उसके ऊपर इन्हें काफी दुख हुआ, और उसे सुधारने के लिए इन्होंने काफी प्रयास किए हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हमने बात की कि ही अटैक्ड ऑन पॉलीगेमी एंड डिग्रेडेड स्टेट ऑफ वुमेन, और महिलाओं की अवस्था के ऊपर भी इन्होंने काफी कार्य किया। ठीक है, उसे सुधारने के लिए। दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए तो ही डिमांडेड द राइट ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन। साथ ही इन्होंने मांग की है कि महिलाओं को विरासत के जो राइट्स हैं, विरासत में जो संपत्ति उनको मिलती है, विरासत और संपत्ति संबंधित जो अधिकार हैं वो उन्हें मिलना चाहिए। ठीक है, तो दूसरे नंबर में मैंने क्या बोला है कि ही डिमांडेड द राइट ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी फॉर वुमेन। तो महिलाओं के लिए विरासत और संपत्ति के अधिकारों की भी इन्होंने क्या की है, मांग की है। तो यानी कि हम ये समझें कि राजा राममोहन राय ने महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए, महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए काफी कुछ कदम उठाए थे, काफी कुछ एक्टिविटी परफॉर्म की थी। ठीक है, तीसरे नंबर पे हम राजा राममोहन राय को और किस रूप में जानते हैं,
तो राजा राममोहन राय को हम वेस्टर्न एजुकेशन या हम मॉडर्न एजुकेशन के सपोर्टर के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो इन्होंने आधुनिक शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा, पश्चिमी शिक्षा या हम कहें कि वैज्ञानिक शिक्षा यानी साइंटिफिक एजुकेशन या साइंटिफिक एजुकेशन के लिए काफ़ी कुछ काम किया है इंडिया में। तो तीसरा जो इनका सोशल रिफॉर्म इंडिया में देखा जाता है वो है मॉडर्न एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मॉडर्न एजुकेशन। इट मीन्स आधुनिक शिक्षा। तो यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा मॉडर्न एजुकेशन, इट मीन्स आधुनिक शिक्षा के ऊपर क्या एक्टिविटी परफॉर्म की है राजा राममोहन राय ने, किस तरह से एफर्ट्स किए हैं ताकि भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रचार हो सके।